डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अगर हम अल्केन्स की बात करें, जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और वहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ओपन चेन में होते हैं। तो इन अल्केन्स में अगर आप देखेंगे, दीज अल्केन्स दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, दे आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड दिस सिग्मा बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। सो अगर इनको रिएक्ट करना है किसी से तो फिर इन बॉन्ड्स को ब्रेक होना है, सिंस दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। और यही वजह है कि ये अल्केन्स इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एसिड्स, बेसिस एट्सेट्रा। ये जो अल्केन्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें लीस्ट रिएक्टिव अल्केन्स ही है बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर आप अल्केन्स को मुकाबला करेंगे अल्कीन से, अल्काइन से, तो आप देखेंगे जो अल्केन्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है। दैट इज़ वाई हमने इस तरह से यहाँ पे लिखा है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। एक और बात, जो अल्केन्स हैं इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी होने की वजह से दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिनस। इनको पैराफिनस का नाम भी दिया गया है। एक्चुअली जो पैराफिनस है ये लैटिन वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पैरम मीन्स लिटिल and affinus means affinity or reactivity. Since alkenes have very little reactivity, that is why they are called paraffinous. जो इन अल्केन्स की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, इनमें है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है CH4 दैट इज़ मीथेन, और इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और एट टेम्परेचर 520 केल्विन टू 670 केल्विन। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय Cl। इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है Cl से, तो ये बन जाएगा CH3Cl, और यहाँ से जो H निकला और यहाँ पे जो Cl बच जाता है दैट कंबाइंस विथ ईच अदर एंड फॉर्म HCl। तो हमें यहाँ पे एक तो CH3Cl मिलता है और HCl। तो वो रिएक्शन या वो प्रोसेस, चूँकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, चूँकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो इस हाइड्रोकार्बन CH4 में हमने H को रिप्लेस किया है बाय ClC। इसमें वो प्रोसेस जहाँ पे एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूँकि हम इस वक्त अल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन एटम, चूँकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करते हैं, रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली वो रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स में जहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स से, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो यहाँ पे ये एग्जांपल है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
हमने दिखाई। इनफैक्ट इट इज़ एग्जांपल ऑफ अ हेलोजिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, मगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चूँकि हम इस वक्त इस हाइड्रोकार्बन में हेलोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इट इज़ ऑल्सो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये हमने लिखा है हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन मीन्स जब हम हाइड्रोकार्बन में कोई भी हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस करें। अगर हम वो हेलोजन क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस वक्त उस हेलोजिनेशन को क्लोरीनेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर आप ब्रोमीन एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड ब्रोमीनेशन। अगर आयोडीन एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड आयोडीनेशन। और अगर फ्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड फ्लोरीनेशन। तो पहले हम क्लोरीनेशन की बात करेंगे। यहाँ पे CH4 को हमने Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट और एट ए टेम्परेचर ऑफ 520 केल्विन टू 670 केल्विन। यहाँ पे एक H रिप्लेस होता है Cl से, देन वी गेट CH3Cl प्लस HCl। सो दिस CH3Cl यह है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई है। बट दिस CH3Cl जो है इसके पास अभी भी 3 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से दिस CH3Cl इट रिएक्ट्स विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 जो हमने दूसरी रिएक्शन यहाँ पे दिखाई है। अगेन अनदर H इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय Cl। तो यहाँ पे फिर हमें मिल जाएगा CH2Cl2 और HCl। अभी भी 2 H है, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन फर्दर इस तरह से होगी। CH2Cl2 ये फिर Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक और H निकलेगा HCl और Cl यहाँ पे आएगा, तो हमें मिल जाएगा CHCl3। तो अभी भी इसके पास एक H है, देन इट अगेन रिएक्ट्स विथ Cl2 अंडर सिमिलर कंडीशंस। दिस रिएक्शंस डू ऑकर अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो यहाँ पे एक और H रिप्लेस होगा बाय Cl, देन वी गेट CCl4 और HCl। तो जो यहाँ पे पहला हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज़ क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे इट इज़ डाइक्लोरोमीथेन एंड इट इज़ ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। तो इसी तरह से टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसी तरह से एक और रिएक्शन है दैट इज़ ब्रोमिनेशन। सिंपली ब्रोमिनेशन में हम क्या करते हैं, हम Br एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन अल्केन लाइक इथेन। तो एक और बात यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन है, ये जो अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ अल्कीन विथ सिमिलर मैनर, मगर इसकी जो रिएक्शन है इट ऑकर्स लेस रेडीली। जितनी आसानी के साथ क्लोरीनेशन होती है उतनी आसानी के साथ ब्रोमिनेशन नहीं होती है। दैट इज़ वाई वी से दैट ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स ऑकर लेस रेडीली। तो यहाँ पर भी एक H रिप्लेस होगा बाई Br, वी गेट CH3CH2 Br और Br और जो यहाँ पे H निकला, जो यहाँ पे एक Br बच जाता है और यहाँ पे H दैट वुड कम एज HBr। तो हमें मिलेगा यहाँ पे ब्रोमो इथेन। तो कंडीशन सेम है, अल्ट्रावायलेट लाइट और टेम्परेचर इज़ 520 केल्विन टू 670 केल्विन। तो इसी तरह से एक और रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड आयोडीनेशन। अगर आप मीथेन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आयोडीन एटम इसमें इंट्रोड्यूस होगा। वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एटम, देन वी गेट आयोडोमीथेन प्लस HI। और ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो HI हमें मिलता है, इट इज़ मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। तो मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये यहाँ पे एक्चुअली क्या करता है, इट कन्वर्ट्स CH3I बैक टू CH4। तो ये CH3I को बैक CH4 में तब्दील करता है।
जिसकी वजह से हम अल्केन्स की आयोडीनेशन डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम ये आयोडीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे HI जो HI को रिड्यूस करता है CH4 में, तो हम इसको समहाउ यहाँ से रिमूव करते हैं, ताकि अगर हम HI को रिमूव करेंगे ऑटोमेटिकली दिस प्रोडक्ट विल डिक्रीज एंड व्हेन दिस प्रोडक्ट इज वुड डिक्रीज सिंस द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली द इक्विलिब्रियम विल गो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से हमें CH3I ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें HI को यहाँ से निकालना है। हम HI को कैसे निकालते हैं, हम ये रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड। तो यहाँ पे है आयोडिक एसिड, ये HI के साथ रिएक्ट करके मीन्स इसको यहाँ से रिमूव करता है, HI के साथ रिएक्ट करके इट गेट्स कन्वर्ट इनटू I2 एंड वाटर। अगर आप बैलेंस करोगे इसको, यहाँ पे I2 और वाटर, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 टाइम्स 3 2 द 6H, यहाँ पे 1 और 5, तो यहाँ पे 5 + 1 6 3 टाइम्स I2। तो एक्चुअली दिस HI गोज टू गेट्स कन्वर्ट इनटू I2। तो ये जो HI I2 में कन्वर्ट हुआ, इससे H रिमूव हुआ है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो हम ये कहेंगे जो आयोडिक एसिड है इट ऑक्सीडाइजेज HI to I2 and in fact this HiO3 it acts as an oxidizing agent, it causes oxidation of HI to I2। तो अगर हम HI को I2 में तब्दील करेंगे यहाँ पे, मतलब हम इस HI को रिमूव कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली द रिएक्शन वुड गो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जिससे हमें आयोडोमीथेन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो उसके बाद है एक और रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरिनेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम फ्लोरिनेशन डायरेक्टली नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आप फ्लोरीन को डायरेक्टली रिएक्ट करवाओगे किसी भी अल्केन से, द रिएक्शन इज सो विगरस दैट द एनर्जी विच गेट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट कॉजेज random cleavage between carbon atoms and carbon hydrogen atoms। जो यहाँ पे random cleavage होगा, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो मिलेंगी रैंडम हालत में, उसकी वजह से ये रिएक्शन हम कहेंगे इट वुड बी नॉट हैविंग मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमें कोई ख़ास स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो जिसकी वजह से इसकी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस रिएक्शन की नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम ये फ्लोरिनेशन करते हैं बट इनडायरेक्टली। एक तो तरीका है कि हम अल्केन की फ्लोरिनेशन करते हैं विथ डाइल्यूटिंग फ्लोरीन। हम अल्केन की ये फ्लोरिनेशन करते हैं बाय फ्लोरीन, जिसको हम डाइल्यूट करते हैं विथ एन इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन और आर्गन। या एक और तरीका है, हम अल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। कैसे कि हम सूटेबल कोई क्लोरो अल्केन ले आते हैं, क्लोरो अल्केन, तो उस क्लोरो अल्केन को हम क्लोरो अल्केन ले आते हैं, तो उस क्लोरो अल्केन को रिएक्ट करवाते हैं विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाइक Hg2F2 इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि हम फ्लोरीन को इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करें।
जैसे कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे जो रिएक्शन है हमने क्लोरोइथेन को लिया है और इसको Hg2F2 दैट इज़ मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया है। Hg2F2 इट इज़ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3CH2 Cl के बदले F। सिंस इट कंटेन्स 2 फ्लोरीन तो ये ट्वाइस, तो अगर ये ट्वाइस है तो CH3CH2 यहाँ पे ट्वाइस, तो क्लोरीन होंगी मिलेंगे, फिर यहाँ इस साइड में आएंगे 2, तो ये एक्चुअली बन जाएगा यहाँ पे वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट वुड बी Hg2Cl2 दैट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरस क्लोराइड। तो इस तरह से हम फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स करते हैं। जब हम फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स करते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड, बाय हीटिंग suitable chloroalkane, by heating suitable chloroalkane with inorganic fluoride, then the reaction is called Schwartz reaction. This reaction is called Schwartz reaction. जब आप कोई क्लोरोअल्केन लाएंगे और उसको रिएक्ट करवाएंगे विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ताकि आपको फ्लोरो अल्केन मिले। यहाँ पे हमने क्लोरोइथेन को लाया, इसको Hg2F2 के साथ रिएक्ट करवाया ताकि हमें यहाँ पे मिला फ्लोरोइथेन। जब हम इस तरह से फ्लोरिनेशन करें देन इट्स कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे आप याद रखें, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो नाउ मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। ये हैलोजिनेशन किस मैकेनिज्म के तहत होती हैं इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस हैलोजिनेशन, इट ऑकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो हैलोजिनेशन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए ही होती हैं, और जो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका इनफैक्ट इसके 3 स्टेप्स हैं। ये जो एक तो ये है कि इट ऑकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड सेकंड पॉइंट इट हैज़ 3 स्टेप्स, और इन स्टेप्स और इस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरिनेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरिनेशन हियर एज एन एग्जांपल। तो पहले जो पहला स्टेप है इस क्लोरिनेशन में दैट इज़ चेन इनिशिएशन। तो एक्चुअली इस चेन इनिशिएशन के दौरान क्या होता है, जब हम मिक्सचर ऑफ मीथेन और क्लोरीन को हीट करते हैं तो 520 केल्विन टू 670 केल्विन इन डार्क, या this mixture is subjected to ultraviolet light, the chlorine ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है it absorbs energy and undergoes homolytic fission। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरीन मॉलिक्यूल इसमें होमोलिटिक फिशन होता है, सिमेट्रिकल फिशन। जो ये मॉलिक्यूल है क्योंकि ये बॉन्ड बना है 2 क्लोरीन एटम्स के दरमियान, ये इस बॉन्ड में एक एटम इस क्लोरीन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन एटम का और एक इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन एटम का, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और ये अपना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा जब ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो हमें मिल जाएगा क्लोरीन रेडिकल। क्योंकि यहाँ पर भी एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 2 Cl रेडिकल्स जिनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो जो ये फ्री रेडिकल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, यही फ्री रेडिकल्स फिर मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ चेन प्रोपगेशन। एक्चुअली जो Cl रेडिकल जो भी रेडिकल है इट इज़ हाईली रिएक्टिव। एज ए रिज़ल्ट इससे क्या होगा,
चूँकि मिक्सचर में मीथेन भी है, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो इसका है ये H को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके एज H रेडिकल और Cl रेडिकल मिल जाएंगे, बनाएंगे HCl और CH3 रेडिकल यहाँ पे बनेगा। जो CH3 रेडिकल है इट इज़ कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल, इट इज़ अगेन हाईली अनस्टेबल। तो ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ खुद रिएक्ट करके वहाँ से Cl रेडिकल को आप उससे Cl रेडिकल को निकाल कर अपने से जोड़कर CH3Cl बनाएगा, CH3Cl, और यहाँ पे फिर Cl रेडिकल। ये जो Cl रेडिकल यहाँ पे फिर यहाँ पे बना, ये Cl रेडिकल फिर दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इस तरह से, वहाँ पे फिर HCl और CH3 रेडिकल। ये CH3 रेडिकल फिर दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ से फिर Cl को एक्सट्रैक्ट करके CH3Cl बनाएगा और Cl रेडिकल। ये Cl रेडिकल फिर ये रिएक्शन दिखाएगा, मतलब ये रिएक्शंस रिपीट होगी। दैट इज़ इन फैक्ट दीज टू रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन प्रोपगेशन। मगर विथ पसेज ऑफ टाइम क्या होगा, जो ये CH3Cl है, CH3Cl इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो Cl रेडिकल है इसके अब ज़्यादा चांसेस है कोलाइड करने। इसकी जो Cl रेडिकल है एक्चुअली ये अब रिएक्ट करता था CH4 के साथ, पर जो ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो Cl रेडिकल जो है इसके ज़्यादा चांस हैं कि अब ये कोलाइड करेगा विथ CH3Cl न कि CH4 से। तो जिसकी वजह से ये CH3Cl के साथ भी रिएक्ट करता है, जो यहाँ पे है ये रिएक्शंस जो है CH3Cl इसी के साथ Cl रेडिकल रिएक्ट करेगा, H और ये Cl एज HCl निकलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा हमें CH2Cl और ये रेडिकल फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। ये वाला रेडिकल यहाँ पे इसने फिर Cl को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे CH2Cl2 हमें मिल जाएगा और Cl रेडिकल। ये रिएक्शन फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ से फिर ये H को निकाल कर यहाँ पे CH2Cl रेडिकल और HCl, ये फिर अनस्टेबल है, ये फिर Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ पे मिल जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। तो ये रिएक्शंस भी रिपीट होंगी। तो ये दूसरा सेट होगा प्रोपगेशन स्टेप्स का, या हम कहेंगे चेन प्रोपगेशन का। इसी तरह से अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो अब जो Cl रेडिकल है इसके अब ज़्यादा चांसेस बनेंगे इसी के साथ रिएक्ट करने के बनिस्बत इसके साथ। तो अब ये CH3Cl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अब ज़्यादा ये CH2Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होंगे। जो CH2Cl2 है इसी के साथ ये Cl रेडिकल रिएक्ट करेगा, तो वहाँ से H निकाल कर HCl और यहाँ पे रेडिकल CHCl रेडिकल। ये रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ से Cl निकालेगा और यहाँ पे मिल जाएगा CHCl3 और Cl रेडिकल। इसी तरह से ये दो रिएक्शंस भी रिपीट होंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन जो ही ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसके अब ज़्यादा चांस इसी के साथ रिएक्ट करने के, तो उस वजह से ये रिएक्शन अब होगी। Cl रेडिकल इस H को आप निकालेंगे यहाँ से एज HCl, तो यहाँ पे Cl3 रेडिकल हमें मिल जाएगा और ये Cl3 रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ से Cl निकालेंगे तो बन जाएगा हमें CCl4 प्लस Cl रेडिकल। तो ये है एक और सेट प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन का। तो इस तरह से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, लाइक CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। बट एट लास्ट जो रिएक्शन है ये आखिर पर स्टॉप होती है। नाउ अब मसला है, अगर यहाँ पे Cl रेडिकल फिर मिला हमें तो रिएक्शन फिर ये रेडिकल अनस्टेबल है, ये फिर रिएक्शन स्टार्ट करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली दिस रिएक्शन शुड नॉट स्टॉप, बट एट लास्ट द रिएक्शन गेट्स स्टॉप्ड। तो उसका वजह क्या है, ये रिएक्शन कैसे स्टॉप होती है फिर लास्ट पे? तो उसके लिए जो टर्मिनेशन स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं। चेन टर्मिनेशन,
कैसे ये चेन अब एंड पर पहुंचती है, एंड होती है, स्टॉप होती है। इसमें चांस है जो ये सी एल रेडिकल इस रिएक्शन के दौरान बन जाते हैं। अब इनकी बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से इनमें भी चांस है कि ये आपस में ही मिल जाएं, सी एल रेडिकल और सी एल रेडिकल, ताकि सी एल टू बनाएँ। ऑटो अगर सी एल टू बन गया तो रेडिकल बनना स्टॉप हुआ, तो इस तरह से रिएक्शन स्टॉप होगी। या इस रिएक्शन के दौरान सी एच थ्री रेडिकल भी बने थे, तो ये भी चांस है वही आपस में मिल जाएं, सी एच थ्री रेडिकल सी एच थ्री रेडिकल। तो यहाँ पे सी एच थ्री मतलब इथेन मिलेगा हमें एक प्रोडक्ट, इनफैक्ट जो देखा गया है इस क्लोरीनेशन रिएक्शन में। अब एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, जो सी एल रेडिकल वहाँ पे बनते हैं वो सी एच थ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके सी एच थ्री सी एल बनाएं। तो इनमें भी चांस है कोलाइड होने की, और जिसकी वजह से ये इस तरह से भी रेडिकल्स आपस में ही, डिफरेंट रेडिकल्स आपस में ही रिएक्ट करके रेडिकल बनाना स्टॉप करेंगे, तो इस तरह से रिएक्शन स्टॉप होगी। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ दिस क्लोरीनेशन। तो अब हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे इन अल्केन्स की, दैट इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, चूँकि हम अल्केन्स की नाइट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाइट्रेशन के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस में रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ए नाइट्रो ग्रुप होता है। इस प्रोसेस के दौरान एक्चुअली जो अल्केन का हाइड्रोजन एटम होता है वो रिप्लेस होता है बाय नाइट्रो ग्रुप, और इसी प्रोसेस को नाइट्रेशन कहते हैं। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो जो ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, इट डज नॉट ऑकर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होती है। In fact, nitration of alkanes occur when mixture of alkane and fuming nitric acid is heated at 423 Kelvin to 673 Kelvin. ये हाई टेम्परेचर पे होती है ये नाइट्रेशन अंडर प्रेशर। तो अगर हम नाइट्रेशन की यहाँ पे एग्जांपल दिखाएंगे, एक्चुअली इट इज़ मीथेन, इट इज़ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। व्हाट हैपन्स, वन ऑफ द H गेट्स रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप। यहाँ से NO2 ग्रुप यहाँ पे आएगा, तो इट बिकम्स CH3NO2, और जब यहाँ से NO2 यहाँ पे HO बच जाता है, HO और H यहाँ पे वाटर, देन वी गेट नाइट्रोमीथेन। और इसी तरह से अगर आप इथेन ले लेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एट टेम्परेचर 673 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट बनता है CH3CH2NO2, और ये भी होता है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है नाइट्रेशन के दौरान, तो यहाँ पे हमें CH3NO2 भी एक प्रोडक्ट बनता है। और जब NO2 चाहे यहाँ पे जाएगा तो वहाँ से H निकलेगा, H और यहाँ का OH आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे नाइट्रो ईथेन भी मिलता है और नाइट्रो मीथेन भी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप प्रोपेन को ले लेंगे, यहाँ पे अगर हम प्रोपेन को यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ प्रोपेन, यहाँ पे इट इज़ प्रोपेन, यहाँ पे है प्रोपेन CH3CH2CH3। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप H, जो अगर आप देखेंगे दिस कार्बन इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू वन कार्बन, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, और जो इसके हाइड्रोजन होंगे दैट इज़ प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस यहाँ पे हो सकता है बाय नाइट्रो ग्रुप, तो जिसकी वजह से हमें नाइट्रो प्रोपेन मिल जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये H निकलेगा, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन, सो इट इज़ सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हो गया सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये H भी निकल सकता है, जिसकी वजह से हमें 2 नाइट्रो प्रोपेन मिल सकता है।
एक और तरीका है, अगर बॉन्ड की क्लीवेज होगी यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट मिल सकता है CH3 CH2NO2 और CH3NO2 ये भी मिल सकता है। बट यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन किस हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा निकलने की, वो डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोजन निकलने से, एक्चुअली जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है वो यहाँ पे निकलता है एज H रेडिकल। तो जो अगर H निकलेगा एज H रेडिकल तो ये भी रहेगा एज ए रेडिकल ही। तो कौन सा H निकलने से जो रेडिकल बनेगा वो कितना स्टेबल होगा, उसी हिसाब से H निकलेगा। जितना रेडिकल स्टेबल होगा उतने ही उस H के निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेट अगर यहाँ का H निकलेगा यहाँ पे, अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन जो कार्बन का हाइड्रोजन है प्राइमरी हाइड्रोजन उसी को निकालेंगे तो यहाँ पे जो रेडिकल यहाँ पे मिलेगा दैट इज़ प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल it gets stabilized by this alkyl group and also by hyperconjugation। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए इसके कितने हाइड्रोजन हैं अल्फा कार्बन पर 2, मगर अगर ये H यहाँ से निकलेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा। तो इस कार्बन जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है इसके कितने अल्फा कार्बन है, 1 और यहाँ पे 1 2, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6। तो इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे तो इसके कम बनेंगे। तो जितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस। अगर ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है मतलब जो ये वाला H है बीच वाला H, इस H के निकलने के चांसेस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली नाइट्रो ग्रुप यहीं पर ज़्यादा अटैक करेगा। दैट इज़ द रीज़न द मेन प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो ये H निकलने से मिलता है, दैट इज़ दिस वन। ये हमें मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, ज़्यादा जो मकदार में है वो यही 2 नाइट्रोप्रोपेन हमें मिलता है। तो इसी वजह से जो यहाँ पे H के निकलने के ज़्यादा चांस है या जो H की रिएक्टिविटी है, जो H जल्दी निकलेगा मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसका ऑर्डर इस तरह से है। अगर हम यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो H दिखाएगा निकलने की वो है पहले टर्शरी हाइड्रोजन निकलेगा जल्दी, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। टर्शरी हाइड्रोजन निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे उस H के निकलने से जो वहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। यहाँ पे हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान कंपैरिजन आया था जो हमने अभी कहा, तो वहाँ पे सेकेंडरी H के निकलने के चांसेस ज़्यादा है देन प्राइमरी। वहीं इसी वजह से हमने वहाँ पे दिखाया कि जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा वहाँ पे बनेगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस नाइट्रेशन, जो नाइट्रेशन का मैकेनिज्म है इट ऑकर्स बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये नाइट्रेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए ही होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये नाइट्रिक एसिड है HONO2, यहाँ पे O और N के दरमियान होमोलिटिक फिशन होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हमें फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे, HO फ्री रेडिकल, NO2 फ्री रेडिकल। जो HO फ्री रेडिकल है ये फिर अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा। हमने RH जैसे कि CH3H है यहाँ पे, ये है CH3 ये है H, हम CH3 को लेट R से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो OH यहाँ से H रेडिकल को अपने साथ मिला के वाटर बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा फिर R रेडिकल। जो R रेडिकल है और यहाँ पे NO2 रेडिकल बच जाता है वो आपस में मिलेंगे एंड दे फॉर्म RNO2 दैट इज़ नाइट्रो अल्केन। ये था मैकेनिज्म ऑफ दिस नाइट्रेशन। तो अब एक और रिएक्शन है दैट इज़ सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन की बात करेंगे, सल्फोनेशन में क्या होता है, अगर हम अल्केन की बात ही करेंगे यहाँ पे, क्या अल्केन में से हाइड्रोजन निकलेगा, रिप्लेस होगा बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो उस प्रोसेस को हम सल्फोनेशन कहते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन
अगर हम सल्फोनेशन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, substitution of a hydrogen atom, substitution of a hydrogen atom of an alkane by sulfonic acid group is called sulfonation, या simply हम ये कहेंगे replacement of a hydrogen atom of an alkane by sulfonic acid group is called sulfonation. तो इसकी एग्जांपल ये है CH3 CH2 whole 4 CH3 it is hexane, यहाँ पे H निकलेगा और वहाँ पे SO3H ग्रुप, यहाँ पे CH3 CH2 whole 4 CH2 SO3H ग्रुप अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ तो HO बच जाता है, HO और यहाँ का H दैट इज़ वाटर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा N हेक्सेन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर. तो जो ये सल्फोनेशन है इट ऑल्सो अकर्स बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. सल्फोनेशन का जो मैकेनिज्म है दैट इज़ अगेन अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो एक्चुअली होता क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO3 एंड O हो गया 4, इट इज़ H2SO4. तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता है OH और S के दरमियान. तो इस OH और S के दरमियान जो बॉन्ड है इट अंडरगोज होमोलिटिक फिशन एट 673 केल्विन. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दैट इज़ HO रेडिकल और SO3H रेडिकल. तो जो HO रेडिकल है ये अगेन अल्केन के साथ रिएक्ट करके वहाँ से H निकालेगा, H रेडिकल और HO रेडिकल आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे, और R रेडिकल, जो R रेडिकल यहाँ पे बन जाता है दैट R रेडिकल विल रिएक्ट विद दिस लाइक दिस. R रेडिकल और SO3H रेडिकल ये आपस में मिलकर और SO3H बनाएंगे, दैट इज़ अल्केन सल्फोनिक एसिड. तो ये था मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन. नाउ ऑक्सीडेशन. जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन एक तो होती है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीडेशन अनकंट्रोल्ड होती है देन इट इज़ कॉल्ड कंबशन. एक्चुअली जब अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है तो वो कंपाउंड, यहाँ पे एक्चुअली अल्केन की हम बात करेंगे, तो वो अल्केन को ब्रेक करके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ पे बना देता है, along with a lot of energy gets released. तो जब अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो जिसकी वजह से कंपाउंड ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और उसके दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है, देन दैट अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इज़ कॉल्ड कंबशन. तो उसी वक्त हम इसको कंबशन कहते हैं. अगर इस तरह से ऑक्सीडेशन हो कि ऑक्सीजन सिंपली क्या होगा, कंबाइन होगा विथ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उस वक्त हम उसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे. तो ऑक्सीडेशन और कंबशन में ये फ़र्क है, जब कंबशन होगी तो कंपाउंड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीडेशन के दौरान सिंपली ऑक्सीजन उस कंपाउंड से मिलकर दूसरा नया कंपाउंड बनाएगा. जैसे कि यहाँ पे इट इज़ कंबशन रिएक्शन, यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी निकालती हैं. मगर ये कंबशन इनकम्प्लीट भी हो सकती हैं. तो वहाँ पर भी अगर आप मीथेन और ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे मिलता है हमें, और वाटर यहाँ पे भी एनर्जी निकलती है मगर इससे कम. तो इसके बरकस अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे अगर हम मीथेन को ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग एयर और सिंपली ऑक्सीजन एट 100 atm एंड टेम्परेचर 573 केल्विन बाय पासिंग इट थ्रू कॉपर ट्यूब, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज़ CH3OH. तो यहाँ पे ट्वाइस वी गेट मिथनॉल हियर, तो हमें यहाँ पे मिथनॉल मिलेगा. और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो मीथेन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो हम पास कर रहे हैं इन कॉपर ट्यूब, यहाँ पे हम मीथेन और ऑक्सीजन को 9:1 रेशो में लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम.
मीन्स मीथेन के 9 पार्ट्स और ऑक्सीजन का 1 पार्ट। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ मिथनॉल। तो एक और रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन इज सिंपली अ रिएक्शन जहाँ पे आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में तब्दील करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एन अल्केन को हीट करोगे विथ एन हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड and hydrogen chloride at about 573 Kelvin under a pressure of about 35 atmosphere, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एन अल्केन्स स्ट्रेट चेन अल्केन्स ब्रांचेड चेन अल्केन्स में तब्दील होते हैं, मगर उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहती है। मतलब एक आइसोमर फिर ओपन चेन में होगा, एक आइसोमर फिर और ब्रांचेड चेन में होगा। जिस तरह से यहाँ पे this is CH3 CH2 CH2 it is N-butane। तो अंडर दीज कंडीशंस इट गेट्स कन्वर्ट इनटू आइसोब्यूटेन। यहाँ पे फार्मूला C4H10, यहाँ पर भी फार्मूला C4H10। तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में तब्दील हुआ। वो रिएक्शन जिसमें आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में तब्दील करेंगे देन इट इज़ कॉल्ड आइसोमेराइजेशन, बट इट ऑकर्स अंडर दीज कंडीशंस। तो एक और रिएक्शन है दैट इज़ एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या रिएक्शन है, इस ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान हम पहले साइक्लाइजेशन करते हैं और साइक्लाइजेशन के बाद डिहाइड्रोजिनेशन, और ये साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजिनेशन करने से हमें एरोमेटिक कंपाउंड बनता है और इसी प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो हम ये कहेंगे द प्रोसेस विच इन्वॉल्व साइक्लाइजेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन so as to form an aromatic compound, is called aromatization। तो यहाँ पे जो हम अल्केन्स लेते हैं एरोमेटाइजेशन के लिए, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 to 8 होने चाहिए। तो जब ऐसे अल्केन्स को हम हीट करते हैं तो अबाउट 773 केल्विन अंडर 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of catalyst which consisting of that catalyst consisting of oxides of chromium, vanadium and molybdenum supported over alumina. Then what happens, this N alkane that gets converted into aromatic hydrocarbon like this। यहाँ पे हमने एन हेक्सेन को लिया है अंडर दीज कंडीशंस। जब इसको हीट किया है टू दिस टेम्परेचर और प्रेशर ये रखा है 10 to 20 एटमॉस्फेयर, तो जो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है दैट कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम और वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम एंड दीज क्रोमियम का जो ये क्रोमियम का जो कैटलिस्ट है ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम जो है, और जो ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम है और जो ऑक्साइड ऑफ मोलिब्डेनम है, दे आर सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। तो इससे क्या होता है, ये जो एन हेक्सेन है, व्हेन दिस एन हेक्सेन इज हीटेड at 773 Kelvin under 10 to 20 atmosphere under in the presence of catalyst, what happens, this N-hexane undergoes cyclization। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है cyclohexane, it is cyclohexane, it is cyclohexane, and this cyclohexane undergoes dehydrogenation, तो जिसकी वजह से हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है यहाँ पे बेंजीन। वो प्रोसेस जिसमें हमने एन अल्केन को पहले उसकी साइक्लाइजेशन की और उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन की, जिसकी वजह से हमें एरोमेटिक कंपाउंड बना, तो उस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो ये था एरोमेटाइजेशन के बारे में। एक और रिएक्शन है दैट इज़ पायरोलिसिस।
तो पायरोलिसिस अगर हम डिफाइन करें, पायरोलिसिस इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। अगर आप किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं बाय अप्लाइंग हीट, देन इट इज़ कॉल्ड पायरोलिसिस। बट अगर आप पायरोलिसिस ऑफ हायर अल्केन्स करते हैं, अगर आप हायर अल्केन्स को डिकम्पोज करते हैं बाय हीट, ताकि आप इन हायर अल्केन्स को तब्दील करेंगे मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स एट्सेट्रा, देन इट इज़ कॉल्ड क्रेकिंग। सो सिंपली हम ये कहेंगे पायरोलिसिस ऑफ हायर अल्केन्स into a mixture of lower alkanes, alkenes etc. is called cracking। तो cracking क्या है? एक्चुअली पायरोलिसिस ही cracking है, मगर जब वो पायरोलिसिस हम हायर अल्केन्स की करें ताकि इनको हम तब्दील करें मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स एट्सेट्रा में, तो उस वक्त उस पायरोलिसिस को cracking कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने हेक्सेन लिया है, तो अंडर दीज कंडीशंस at temperature 773 Kelvin and pressure 6 to 7 atm, ये इसमें भी तब्दील हो सकता है C6H12H2, तो यहाँ पे C6H14 12 to 14, या ये इस तरह से भी ब्रेक सकता, कोई मॉलिक्यूल इस तरह से भी ब्रेक होगा इसका हेक्सेन का C4H8 C2H6 ब्यूटीन एंड ईथेन 4 + 2 वे 6, ये तो 6 है, 14 यहाँ पे 8 + 6, तो ये भी मिल सकता है। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल इसमें भी ब्रेक हो सकता है, तो कोई हेक्सेन मॉलिक्यूल ये भी बना सकता है। तो ये भी जब आप हायर अल्केन को मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स एट्सेट्रा में तब्दील करेंगे, देन इट्स कॉल्ड क्रेकिंग। जैसे कि यहाँ पे इससे क्या बनता है? प्रोपीन, ईथीन एंड मीथेन। तो ये था हाउ हायर अल्केन्स गेट कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स में। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अल्केन्स की। नाउ यूजेस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की यूजेस। मीथेन जो है, जो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस है, ये तो हम यूज़ करते हैं स्कूटर्स, बसेस और कार्स में, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। एक और चीज़ है जो LPG है, दैट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये यूज़ होता है फ्यूल, होम्स में भी फ्यूल यूज़ होता है, और इनफैक्ट ये यूज़ होता है फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मीथेन है, इसको हम यूज़ करते हैं टू मेक कार्बन ब्लैक। हम इससे मीथेन से कार्बन ब्लैक भी बना सकते हैं, जिसको हम फिर कार्बन ब्लैक को हम इस्तेमाल करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक्स, पेंट्स एंड ऑटोमोबाइल टायर्स। तो एक और अल्केन जो है, अल्केन से हम अल्कोहल्स भी बना सकते हैं, हम अल्केन से अल्कोहल्स भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स एट्सेट्रा। इसी तरह से जो हायर अल्केन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, दे आर बीइंग वाइडली यूज्ड। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मीथेन है, मीथेन इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ halogen containing compounds like CH2Cl2, that is dichloromethane, trichloromethane etc. और जो ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हम बनाते हैं मीथेन से, इनको फिर यूज़ किया जाता है एज सॉल्वेंट्स इन लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्री। इनको हम इंडस्ट्री में भी सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और लेबॉर्ट्री में भी इनको हम इन हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एज सॉल्वेंट्स के तौर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्केन्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।